Hi, this is Javed Ali. I welcome all of you to my YouTube channel Leaders Academy. Dear viewers, as per viewers demands कि सर रेशो और प्रोपोर्शंस के हवाले से हमें कुछ बताएं कि रेशो और प्रोपोर्शन ये क्या चीज़ होती है। तो इनसे रिलेटेड मैंने रेशो की वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो रेशो से रिलेटेड मैंने वो चीज़ काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है। अलबत्ता वो चीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह आपने क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू वर्ड्स रेशो। थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि रेशो चीज़ है क्या। रेशो मीन्स के जब आप एक क्वांटिटीज़ को दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर करें, जिस तरह मैंने थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया था कि अगर कोई आप मिक्सचर बनाते हैं कंस्ट्रक्टिव, अगर आपके पास कोई वर्क चल रहा हो तो अगर आप सीमेंट, पानी, हिल सैंड वगैरह जो भी मिक्सचर करते हैं कि आप में ये रेशो इतना होना चाहिए, ये रेशो इतना होना चाहिए, यानी कि इनका इतना पार्ट होना चाहिए, इनका इतना पार्ट होना चाहिए, तो वो एक जाकर रेशो बनता है, यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। फॉर एग्जांपल 3 दोस्त हैं, एक बिज़नेस चला रहे हैं कि एक की इन्वेस्टमेंट है 1000, दूसरी की इन्वेस्टमेंट है 2000, तीसरे की इन्वेस्टमेंट है 3000। तो मैं कहता हूँ कि एक की है 1000, दूसरे की है रेशो, अब दूसरे की है 2000, तीसरे की है 3000, तो इनका रेशो क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है इनको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। कैसे होगा? ये 0, ये 3 0 3 0 सिंपलेस्ट हो जाएँगे। तो यानी कि 1000 इसको डिवाइड करेगा, इसके टेबल इस पे जाएगी, ये 1 2 3 रेशो, यानी कि अहमद का ये कंट्रीब्यूशन है, अली का ये है, और अगर कोई भी है सईद फॉर एग्ज़ाम्पल तो उनका ये बनेगा कंट्रीब्यूशन। तो ये है रेशो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो डियर व्यूअर्स, मैं चलता हूँ अब प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन चीज़ है क्या? एक्चुअली प्रोपोर्शन वही चीज़ है रेशो से, जिस तरह रेशो होती है वही चीज़ है। प्रोपोर्शन इज़ अ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, यानी कि टू रेशो की इक्वलिटी होती है। वो किस तरह होती है मैं आगे आगे जाकर आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता दूँगा कि ये चीज़ कैसे होती है। तो ये प्रोपोर्शंस के एग्ज़ाम्पल कैसे होते हैं इम्तिहान में, ये किस तरह रेशो और प्रोपोर्शंस के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम और वर्क के हिसाब से होता है, मैन और वर्क के हिसाब से होता है, पर्सन और फूड कंज़म्पशन के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक काम करने के लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो हम वॉल बना रहे हैं, कोई भी मेसन है एक वॉल बना रहा है 2 घंटे में, तो अगर 2 मेसन कर लें तो वो वॉल के कितना टाइम लेगी। तो अगर इस तरह होता है कि अगर हम एक घर में जिस तरह होता है, हम फैमिली मेंबर्स होते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड 1 माह के लिए राशन होता है, तो वो अगर हम 10 फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर वो राशन 10 फैमिली मेंबर्स के लिए अगर वो बढ़ा दें, फैमिली मेंबर्स 15 बढ़ा दें, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जो हमारे पास फूड पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है फूड कंजप्शन जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जा रही है, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो तो डिस्टेंस कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर कितने टाइम टाइम लग रहा है उसको, फॉर एग्जांपल के 1 घंटा या 2 घंटा लग रहा है। अगर वही सेम ही ट्रेन अगर वो 160 की रफ्तार से मूव कर रही है, तो टाइम उसको कितना लगेगा। तो ये मतलब कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन क्या बनता है, उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शन, यानी कि ये इसके साथ इनका रिलेशन किस तरह होता है। तो आप ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल मैंने रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर जाकर आप देखेंगे एक्स की टर्म में, तो क्लियरली आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है कि 11 एंड 27 आर द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन। इफ़ वन ऑफ मीन्स वैल्यू इज़ 9, फाइंड इन अदर। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू है, ये वैल्यू और 3 वैल्यूज़ हैं। तो 11 एंड ये कहते हैं एक, और ये इक्वलिटी की साइन होती है, फिर रेशियो की होती है, इनके दरमियान वैल्यूज़ होते हैं। ये एक वैल्यू होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और 4 वैल्यूज़ होते हैं। तो फॉर कंसीडर, ये तो ऐसे मिसाल देने के लिए मैंने लिखा है, तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। एक्सट्रीम इसको कहते हैं, बाहर वाले जो भी टर्म्स हैं 1
और ये जो टर्म है 1 और 4, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है। और ये डबल कॉलन है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी साइन ऑफ इक्वलिटी की। तो ये रेशियो, अब आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं। तो ये रेशो, यानी कि ये रेशो में पार्ट में, तो रेशो से रिलेटेड मैंने काफ़ी इससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पिछले लेक्चर में दी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आप वहाँ जाकर ज़रूर आपको इस तरह रेशो से रिलेटेड वीडियो मिलेगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यू कौन है? एक है 11 हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास वैल्यू है 27। अब मीन वैल्यू 11 एंड 27 आर दी एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू बन गए दूसरे। अब हमने क्या करना है? कॉलन, यहाँ भी कॉलन। तो मीन वैल्यू इफ़ वन ऑफ देम इज़ 1, यहाँ भी हम लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। चलो इस तरह 9। तो फाइंड फाइंड एन अदर, तो मीन वैल्यू का, और यानी कि जो मिसिंग टर्म है मीन वैल्यू का, वो कौन सा होगा? तो आपने क्या करना है कि ये इनके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ये इनके साथ मीन वैल्यू मल्टीप्लाई करने हैं। कैसे? आपने करना है कि 11 × 27 इज इक्वल टू 9 × x। तो ये आपको इस तरह मतलब कि हल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको बात समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लाजमी ये चीज़ मेंशन करनी है। होप कि ये इजी आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आप दोनों साइड, ये एक 9 पे टेबल जा रहा है और ये 3 पे जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 11 द 33। तो सिंपली आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे? x इज इक्वल टू 33। आप ये इस तरह भी कर सकते हैं ना, 11/9 इक्वल टू सॉरी 11/27 इक्वल टू 9/x। तो आपने क्या करना है? सिंपली x को, ये डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी और ये इनके साथ बीसीएम हो जाएगी। तो इस तरह का आपका भी वैल्यू सॉल्व हो ही सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल कि द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल इज, द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल इज़ 300। हमारे पास आर्टिकल्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है 25 आर्टिकल्स की। मिसाल के तौर पर आर्टिकल्स मीन्स कोई भी चीज़ हो सकती है, पेन भी हो सकती है, हमारे पास बुक्स भी हो सकते हैं, कोई भी। तो उनकी जो कॉस्ट है, तो एक कॉस्ट है 25 की, वो 300 है। अगर 325 आर्टिकल्स की 300 का कॉस्ट है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 225 सच आर्टिकल्स? तो 25 की 300 और 25 आर्टिकल्स की कैसे होगी? तो आपने पहले पहले तो करना है, यहाँ आर्टिकल्स लिखना है, रिलेशन देखना है, क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, और इससे रिलेटेड ये हैं हमारे पास कॉस्ट। तो आपने क्या करना है? सीधा आर्टिकल्स लिखना है। आर्टिकल्स कितनी है? 25 आर्टिकल्स, और ये रेशो कितना हुआ? 25, और कॉस्ट है 300, इनकी कॉस्ट हो रही है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25? तो कॉस्ट क्या होगी? अगर हमारे पास कॉस्ट क्या है इफ़ आर्टिकल्स ऑफ 25 सच आर्टिकल, 225 हमारे पास आर्टिकल्स हैं। तो आपने क्या करना है डियर व्यूअर्स? तो वही चीज़ आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन देखना है। अभी आपको मैं इस लेक्चर में डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा, नेक्स्ट में आपको इनडायरेक्ट चीज़ बताऊंगा। अगर एक चीज़ बढ़े और उनसे इफ़ेक्ट पड़े दूसरी चीज़ से, वो सेम इफ़ेक्ट पड़े, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। अगर आर्टिकल कम करने से, एक क्वांटिटी कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम करें दूसरी भी क्वांटिटी कम हो रही है, उसको भी डायरेक्ट कर दें। अगर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मजीद आपको चीज़ को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक पेन की कीमत है 10 रुपया, 10 पेन लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये है डायरेक्ट। अगर 10 पेनों की कीमत है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? मैंने पेन की कीमत, एक पेन ले लिया, एक पेन है मेरे पास और कीमत भी कम हो जाएगी।
तो इसको कहते हैं डायरेक्ट। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको कहते हैं, ये है हमारे पास डायरेक्ट। अब एरो देना लाजमी है, अगर आप इसको किस तरह भी करें वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको इस तरह ये बढ़ रही आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो हमारी जाहिर सी बात है कास्ट भी आ, बढ़नी चाहिए। तो किस तरह करेंगे हम, तो इस तरह करेंगे 25 रेशो 225 इक्वल टू, चलो डबल कॉलन को हम इक्वल लिख देते हैं, 300 इंटू एक्स। तो हमने क्या करना है अब, और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने जाकर एक्सट्रीम वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन लेनी है और ये मीन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन लेनी है। तो ये क्या बनेगी, 25 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 300। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप 25 को 225 से डिवीजन करेंगे तो आपके पास ये जो आएगी ये 9 की टेबल जाएगी। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 3 9 27 और ये 27, यानी कि हमारे पास जो कास्ट होनी चाहिए 25 की कास्ट ही 300 और 225 की जो हमारे पास कास्ट पड़ेगी वो बढ़ेगी 2700। होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल्स बढ़े तो कास्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो कहता कि भाई 225 की कॉस्ट है 2700, तो आप मुझे ये बताएं कि 25 आर्टिकल्स की कितनी बढ़ेगी। ज़ाहिर सी बात है 300 पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल्स कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए हमें कोई एक कॉन्सेप्ट चाहिए। बस ये है कि एक चीज़ का दूसरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने रिलेशन देखना है, ठीक है। और आखिर में मैं आपको एक टिप दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो इंतहाई ज़बरदस्त है। आप उस चीज़ को देखेंगे तो वो आपके मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, चलो देखते हैं रिलेशन क्या है। हाउ मैनी मच ये मैनी हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज्ड फॉर RS 1315 रुपीज़, कि हमारे पास कितना क्लॉथ का मीटर आना चाहिए कि अगर हमारे पास RS 1000 मतलब कि 1315 रुपीज़ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ इज़ RS 1000। तो डियर व्यूअर्स, ये कहना चाहता है कि 40 मीटर्स की कीमत। अब क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, हमारे पास है एक क्लॉथ और दूसरी है उसकी कीमत। अब हम करेंगे, ये है हमारे पास क्लॉथ। क्लॉथ किस में मिला हुआ है, यूनिट लाजमी मेंशन करना है मीटर में, और कॉस्ट कॉस्ट RS में। तो ये चीज़ आपने भी करनी है। चलो MCQ जब हम सॉल्व करते हैं तो वो नहीं लिखते। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी सी लेवल से मिडिल हायर या हायर सेकेंडरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये चीज़ भी समझना लाजमी होती है। यूनिट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ है कि अ, वो कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज फॉर RS। ये 1315 रुपीज़ हमारे पास है, तो उसमें कितना मीटर क्लॉथ आएगा कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर इज़ RS 1000। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो 40 मीटर्स हैं इनकी कॉस्ट है 1000, ठीक है। तो ये है इनके रेशो। और अगर हमारे पास कह रहा है कि 1315 रुपीज़ हमारे पास टोटल रकम है, उसमें कितने मीटर आ जाएंगे। 1000 में हम कपड़ा खरीद कर रहे हैं 40 मीटर, तो 1315 रुपीज़ अगर हम किसी को दें तो वो कितना आएगा, कि आप ऐसा करेंगे कि आपने रिलेशन देखना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। रिलेशन लाजमी देखना है। जब आप कपड़ा खरीद करने जाते हैं दुकानदार के पास, अगर आप उनसे कहेंगे यार मुझे आप 7 मीटर कपड़ा निकाल कर दें, और वो आपको 1000 दे रहा है। अगर आप कहें कि भाई मुझे 14 मीटर चाहिए, ज़ाहिर सी बात उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। तो कास्ट क्लॉथ की कॉस्ट मीटर बढ़ाने से
क्या बढ़ेगा आपकी वो भी आपकी ज़ाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। मीट कपड़ा की लेंथ बढ़ाएंगे तो आपको कास्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। तो ये चीज़ है कि वो कह रहा है कि ये इसकी क्लॉथ कितना आएगा मीटर्स में, तो देखना है कि ये डायरेक्ट है या डायरेक्ट। आप बताएं क्या हो सकता है, मैं टाइम देता हूँ। आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट ही होगा। तो आप कहेंगे कि भाई हमारे पास ये कास्ट बढ़ रही है, कास्ट बढ़ रही है 1000 से 1315, तो हमारे पास कपड़ा भी ज़्यादा आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको 40 40 यहाँ से लेना है, टेल से 40 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू टेल से 1000 डिवाइडेड बाय 1315 रुपीज़। होप कि आपको चीज़ ये अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि x की वैल्यू हमें न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। न्यूमरेटर यानी कि a/b है, तो ये इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, BCM, तो 40 मल्टीप्लाई 1315 बनेगा x इंटू 1000। ठीक है, तो आपने ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल करना है, और जब आप x करेंगे तो आपने क्या करना है कि x को आप राइट साइड ना लें, फ़िलहाल आपके लिए परेशानी हो जाएगी। आप ऐसा करें कि 4 इंटू 1315 डिवाइडेड बाय ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगी, ये बनेगी डिवीजन में। तो ज़ाहिर सी बात है x की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 52 पॉइंट आई थिंक के 6 मीटर आएगी। तो हमारे पास जो कपड़ा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यानी कि वो जो क्लॉथ होना चाहिए कितना मीटर होना चाहिए, 52.6 मीटर होना चाहिए। होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।